आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च या रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। सुना होगा आप लोगों ने, डिसर्टेशन भी किया होगा और उसमें प्रयोग भी किया होगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पीछे वो सिर्फ है कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 मान के ही खत्म कर देते हैं बस। अगर हम दैनिक जीवन में बात करें तो हम लोग रिव्यू का प्रयोग अपने जीवन में हर जगह करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। आपको अगर होटल में ठहरना है कहीं तो आप उसकी रेटिंग देखेंगे, रिव्यू करेंगे। आपको कोई कार खरीदनी है तब भी हम लोग रिव्यू करेंगे। तो कई जगह हम लोग रिव्यू का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। रिव्यू एंड रेफरेंस, जैसे मैंने बताया कि हम रिव्यू को सिर्फ चैप्टर नंबर 2 मान के चलते हैं, जबकि रिव्यू का इतना बड़ा रोल रहता है रिसर्च में। जैसे मैं बार बताऊं, आपने नाम सुना होगा, आप प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ सुना है? बहुत बड़े रिनाउंड एजुकेशनिस्ट फिलोसफर हैं और मेरे गुरुजी भी रहे हैं। उन्होंने मुझे सर ने मुझे पढ़ाया है। और एक बार मैं उनके पास बैठा था तो थीसिस एवेल्युएट होने के लिए आई, और वो थीसिस बहुत ही इंडिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटी की थी। तो सर ने क्या किया, उस थीसिस को रिपोर्ट लिखने की बारी आई तो पीछे से खोला। मैं देख रहा था ये चीज़, तो मैंने कहा सर रिपोर्ट लिखनी है तो व्यक्ति नॉर्मल चैप्टर नंबर 1 देखता है, हाइपोथेसिस से शुरुआत करता है। तो जब उन्होंने लिख लिया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस देखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ रिव्यू। कि अगर आपने 5 साल के अंदर रेफरेंस लिखना, रिव्यू लिखना नहीं सीख पाया तो पूरी थीसिस क्या होगी जाके। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि एक रेफरेंस, जहां हम सोचते हैं कि एपीए स्टाइल में लिखना है और आपने डॉट नहीं लगाया है, वो गलत है, तो आपकी जिम्मेदारी है। या फिर डिनाई नहीं कर सकती कि टाइपिस्ट की वजह से हो गया, कि आपने उस थीसिस में सिग्नेचर कर दिए। तो कहीं ना कहीं रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत एक ज़्यादा रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ रिसर्च में। और मैं आगे बात करूंगा कि किन किन टॉपिक्स पे ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी हेल्प करता है। स्लाइड मूव नहीं हो रही है। एक मिनट नहीं, पूरा जैसे कल स्लाइड शो हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो वो तो ऐसे सीधा आ जाएगा, लेकिन स्लाइड शो का आना चाहिए। तो स्लाइड शो का यहाँ कल शो कर रहा था। उसको देखिए, स्लाइड शो नहीं हो रहा है इस पर फुल, ऐसे ही होगा। ठीक, पहले हम लोग आज बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते क्यों है, इसका नीड ऑफ सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, प्रोसीजर क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का, एक अच्छे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की क्या क्या विशेषता होती है उस पर हम लोग बात करते हैं, कैसे रिव्यू को प्लान करना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कि रिव्यू के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। हम सिर्फ थीसिस और बुक्स पे ही रिव्यू फोकस करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और आपको बताएंगे कि किस किस सोर्स की किस जगह उपयोगिता है। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर लिटरेचर रिव्यू, इस पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस फॉर रिव्यू, कि बस हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर दिया और बस खत्म नहीं। उसके बाद लास्ट में हमें पूरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो किया उसका इन्फ्लुएंसेस क्या निकला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। जैसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात आती है तो सबसे पहले जब हम लोग पीएचडी कोर्स पर कर रहे होंगे, आप लोगों के मन में भी प्रश्न आता है कि टॉपिक, जैसे सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे पहली बात वो यही कहता है कि किस पर बात करेंगे। तो आप उसका स्पेशलाइजेशन देखिए, कोई कहता है कि साइकोलॉजी, कोई कहता है फिलोसफी, कोई कहता है कि गाइडेंस काउंसलिंग।
लेकिन एक एरिया डिसाइड नहीं होता है कि किस एरिया में हमें रिसर्च करनी है। हम लोग बिल्कुल तो सबसे पहले आपके पास सुपरवाइजर कहेगा रिव्यू करिए, क्या करिए, रिव्यू करिए। अब रिव्यू किस फील्ड में करें, किस फील्ड में मुझे रिसर्च करनी है, तो टॉपिक सिलेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब रिव्यू क्या किया जाए। बुक्स में तो टॉपिक्स नहीं लिखा है, हाँ जर्नल्स आप देख सकते हैं, थीसिस देख सकते हैं, और थीसिस में एक पार्ट्स होता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। जब आप देखेंगे तो वहाँ से आपको एक जनरली आइडिया मिल जाएगा कि किस किस फील्ड में आगे स्कोप है, इस टॉपिक से इतर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो टॉपिक की जब बात आती है तो टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक की क्या विशेषता होनी चाहिए, सब पहले तो फाइंड आउट करते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले अच्छे टॉपिक की 3 विशेषताएं, उसमें 3 चीज़ें क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एक अच्छे टॉपिक में। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या करना है। क्या करना का मतलब मैथडोलॉजी उसमें एक अच्छे टॉपिक में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जैसे मैंने कहा कि स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, एक कंपैरेटिव स्टडी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी जो वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या करना है, पहले वो टॉपिक में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एक क्वालिटेटिव स्टडी, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एक ह्यूरिस्टिक रिसर्च। तो टॉपिक में पहली चीज क्या करना है, मैथडोलॉजी क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है कि किस पर करना है, टारगेटेड सैंपल भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, किस लेवल पे। तो आपने देखा होगा टॉपिक उच्च माध्यमिक स्तर के, स्नातक स्तर के विद्यार्थियों पर का अध्ययन करना। तो एक अच्छे टॉपिक की विशेषता है कि किस क्या करना है, किस पर करना है। और तीसरी चीज, एक टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होनी चाहिए। आप जो टर्म ले रहे हैं वो क्लियरली स्पष्ट हो, उसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो वो अच्छी हो। अब टॉपिक सिलेक्शन किस एरिया पे लिया जाए। तो जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते पूछे सर क्या करना चाहिए मुझे, तो मैंने कहा किस पर करेंगे, तो कोई कहता है फिलोसफिकल, मैं कहता है, मैंने कहा मैक्रोनी पर करिए, अगर आपको फिलोसफिकल करना है तो प्रोफेसर यशपाल पर करिए। वो टॉपिक जो चले आ रहे हैं, पॉलिटिकल वाला भी महात्मा गांधी जी पर कर रहा है, फिलोसफी वाला भी महात्मा गांधी जी पर कर रहा है, हिंदी वाला भी कर रहा है, हजारों रिसर्च हो चुकी हैं। अगर आपको फिलोसफिकल ही करना है तो आप मैक्रोनिको है, आप प्रोफेसर यशपाल हैं, उन पर कर सकते हैं, किसी रिनॉन पर्सनैलिटी पर कर सकते हैं। तो टॉपिक ध्यान रखते समय एक मैंने बोला सर से एक लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे टॉपिक फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए टॉपिक सिलेक्शन में। तो रिव्यू जब हम करें टॉपिक सिलेक्शन के लिए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे जर्नल्स, क्या क्राइटेरिया है अच्छे जर्नल का। जैसे हम लोग शोध पत्रिका या शोध पत्रिका कहते हैं जर्नल्स का, अच्छे जर्नल्स पढ़ें। आगे मैंने एक उस पर स्लाइड बनाई है। तो जब गाइड ने कहा कि रिव्यू करना है तो दिमाग में आया कि रिव्यू कहाँ करें। बुक्स पढ़ें, जर्नल्स देखें, एनसाइक्लोपीडिया देखें, नेट पर सर्च करें जाके। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आसानी से हो जाए। टॉपिक सेलेक्ट करते समय प्रैक्टिकली जो बात है वो आपकी प्रायोरिटी क्या है। बहुत से लोगों को जॉब करनी है तो कहते हैं कि आसानी से हो जानी चाहिए। आसान का सब जहाँ आसान वर्ड आया तो फिलोसफिकल कर लो, हिस्टोरिकल कर लो, या कोई 3 वेरिएबल लो आपस में उसका स्टडी कर लीजिए जाके। तो डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। जैसे जो कल मैं बात कर रहा था क्वालिटी की, तो एक बहुत अच्छा काम केरला यूनिवर्सिटी ने किया कि उन्होंने कहा कि मैं जब गवर्नमेंट जेआरएफ को इतना एक अमाउंट दे रही है, मुझे लगता 40,000 हो गया होगा जब मैं कर रहा था 2011 में, उस समय 22,000 था कुछ। आ जाइए। तो केरला यूनिवर्सिटी ने क्या किया लास्ट ईयर कि उन्होंने कहा कि जो जेआरएफ्स हैं उनको टॉपिक्स हम देंगे। क्लियरली पिछले साल की बात है, कोई गाइडलाइन आई और गाइडलाइन में लिखा कि जितने जेआरएफ है जिनको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं वो लोग भी, उनको जो टॉपिक्स होंगे वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। और उनका जो क्राइटेरिया होगा, वर्निंग इशूज ऑन एजुकेशन, नेशनल प्रायोरिटीज इन एजुकेशन एंड न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन। तो
उस पर डिबेट्स चालू होनी हो गई। तो एक ग्रुप में चल रहा था तो मैंने उसमें कमेंट डाल दिया, मैंने कहा सही तो है। तो एक प्रोफेसर साहिबा ने तुरंत मेरे कमेंट पर तुरंत एक कमेंट किया कि ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी इससे। पहला कमेंट क्या आया, ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मैंने उस पर लिखा कि अभी तक चल रहा था, अभी तक तो आप ही लोग डिसाइड कर रहे थे, एक बार चेंज हुआ है करके देख लीजिए, हो सकता है कि क्वालिटी बेटरमेंट हो जाए। वही जो टॉपिक्स चले आ रहे हैं, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो वो सबके साथ केरला यूनिवर्सिटी नहीं बिहेव कर रही है। वो कह रही है कि जिनको मैं पैसा दे रहा हूँ, जिनको मैं स्टाइपेंड दे रहा हूँ, जिनको यूजीसी पैसा दे रही है, उनके लिए टॉपिक यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। और वो क्राइटेरिया भी उन्होंने बना दिया, कमेटी बनी थी, बर्निंग इशूज़ जो है एजुकेशन में, नेशनल प्रायोरिटीज़ जो है, और जो करेंट ट्रेड्स है एजुकेशन में, उन पर हम टॉपिक्स देंगे। मेजॉरिटी लोगों की ज़्यादा थी। अंततः ये हुआ कि केरला यूनिवर्सिटी को फैसला वापस लेना पड़ा। वहाँ सब बात किस पे आ गई, ऑटोनॉमी पे जाके, क्योंकि नया काम करना पड़ता, और नया काम करने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए, आपको काम करना पड़ेगा। कोई माइंड है ना, नए काम को करने के लिए इतना ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं होता है, आपको पेन लेना पड़ेगा, और पेन नहीं लेना चाहता। तो एक समस्या आई इसमें कि रिव्यू करें तो कहाँ करें, तो समस्या आई, तो ये एक इशू हुआ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास था केरला यूनिवर्सिटी का, उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया जाता तो मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी रिसर्च में कम से कम आ सकती थी। और जब नहीं होगा तो फिर इस तरीके के आर्टिकल्स होंगे, और यही आगे आगे आने वाले आपको 3-4 साल में देखने को मिलेगा कि पीएचडी की उपाधि सिर्फ फंडामेंटल रिसर्च पर ही प्रोवाइड, या हाँ ऐसी रिसर्च पर ही प्रोवाइड की जाएगी जिससे कुछ नया निकले। थीसिस का क्या मतलब हुआ, जिससे कोई थ्योरी निकले। और जब नहीं होगा काम आगे आने वाले समय में, इस तरीके से आपको आर्टिकल और ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होना दिखाई देंगी। ये जो डेटा मैं आपको शेयर कर रहा था, इस समय अगर देखेंगे तो 1,69,170 टोटल पीएचडी के स्टूडेंट्स इस समय, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सारी आईआईटीज़, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला के 1,69,000 रिसर्च स्कॉलर पंजीकृत हैं। फिर भी एक भी रिसर्च ऐसा नहीं हो रहा है जो नोबल ओरिएंटेड हो। कल मैंने इस पर बात की थी जाके, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रही है, 40,000 JRF, SRF, बहुत सारी फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप्स, ईशानोदय फेलोशिप्स, और इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन हुआ है रिसर्च की क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या। अगर हम कहें इसको बिल्कुल सरल भाषा में, पहले आप लोगों के मैं विचार एक दो लोगों के जान लेता हूँ कि करते क्यों होगा, कि जरूरत क्या, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जरूरत क्या, कि बस सेकंड चैप्टर बढ़ाने के लिए, कि रिसर्च में बस हो गया, हमने 10-15-20 स्टडी लिख दी उस पर्टिकुलर फील्ड से और फिर थर्ड चैप्टर पे आ गए। जरूरत क्या रिसर्च में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जरूरत क्या है, कोई भी? हाँ, रिसर्च गैप, जो नॉलेज गैप है उसके बारे में। और कोई इधर से पीछे से कोई बताया आप? हाँ, हाँ जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। हाँ, एक लास्ट कमेंट, और इधर से कोई आप? हाँ आप, हाँ। और कोई? हाँ लास्ट।
डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी है कि आप लोग एक आइडिया अपने दिमाग में क्रिएट करिए कि मुझे किस फील्ड में वर्क करना है। जैसे एरिया बोलते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकता है, गाइडेंस काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, वर्निंग इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक आइडिया बनाया कि मुझे साइकोलॉजी पे रिसर्च करनी है, साइकोलॉजिकल रिसर्च करनी है। अब आप साइकोलॉजी के अच्छे जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, वेब में बहुत सारा मटेरियल्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, मीडिया है। टॉपिक का आइडिया कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं आप जर्नल से या आप जो रिसर्च जर्नल पढ़ रहे हैं वहीं से आपको आइडिया मिले। बहुत सारी प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में कोई इंक्यूबेशन, कोई आइडिया आ गया कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में बेटरमेंट हो सकता है। ये भी तो एक इनोवेटिव आइडिया है जो मैंने आपको इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी कि 1,69,000 रिसर्च स्कॉलर हैं रजिस्टर्ड, फिर भी एक भी रिसर्च ऐसी नहीं आ पा रही है जो नोवेल ओरिएंटेड हो, कि क्यों अनुसंधान या शोध की क्वालिटी गिरती जा रही है। इस पे भी एक बहुत अच्छा रिसर्च हो सकता है। और वो रिसर्च क्यों गिर रही है, जो मैंने आपको बताया था, वो रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च ही होनी चाहिए, तभी आपको वो आइडिया मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों रिसर्च की क्वालिटी गिरती जा रही है। आपको आइडिया कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आपको पहले एक माइंड में एक आइडिया बनाना पड़ेगा कि किस फील्ड में मुझे वर्क करना है। जब आप वो आइडिया बना लेंगे, फिर उससे रिलेटेड लिटरेचर, या आप कहीं जा रहे हैं, आइडिया आपको मीडिया से भी मिल सकता है जाके आपको। एक मेरा कल परसों मैं देख रहा था, एक रिसर्च पेपर लिखने का मेरे मन में प्लान आया, मैंने कहा कुछ नया किया जाए। मैंने प्रॉब्लम देखी कि वेब सीरीज जो चल रही है उनका जो एडल्ट्स हैं उनके साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और सेक्सुअल बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वेब सीरीज का जो है सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डाल रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन डिपेंडेंसी इतनी बड़ी हुई है कि हमने हर चीज़ को एब्सोल्यूट कर दिया। टाइम देखना है, मोबाइल का प्रयोग करेंगे, टॉर्च, सारी चीज़ इसने कैमरे से लेके सारी चीज़ ख़त्म कर दी है। इवन लोगों को इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हर 10-10 मिनट में मोबाइल खोल के नोटिफिकेशन देखते हैं, उनको फिर वो चैन ही नहीं पड़ता है जाके, या उनको अगर मोबाइल में डिस्चार्ज होने जा रहा है तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये क्या है? मोबाइल फ़ोन डिपेंडेंसी है। क्यों ना इस पर एक अच्छा सा टूल क्रिएट किया जाए। मैंने कभी हाल ही में कैरियर प्रेफरेंस का टूल बनाया है, वो प्रेस में आ जाएगा। तो अब टूल बनाना भी अपने आप में एक रिसर्च है। आप ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वैलिडेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन डिपेंडेंसी, यू कैन गो रिसर्च। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो कम से कम अपनी रिसर्च में एक टूल का कंस्ट्रक्शन जरूर करें, क्योंकि टूल कंस्ट्रक्शन इज आल्सो ए कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। रुका कोई मतलब नहीं, आपने तीन वेरिएबल लिए और आपने स्टैंडर्ड टूल परचेज कर लिया, डेटा लिया आपने, और आपको एनालिसिस करके आपने उसका कंक्लूजन निकाल दिया। तो ये बहुत, तो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया की बात करें, वैसे एजुकेशन के फील्ड में सबसे अच्छा जो वर्क होता है वो CIEs, आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, पहले NCERT में था, इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बना दिया गया है। इस मैं इंडिया की बात नहीं, मैं पूरी एशिया की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन ट्रेनिंग में उससे अच्छा काम कहीं नहीं होता। अगर आपको रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। नीपा में भी बहुत अच्छा एजुकेशन के फील्ड में काम होता है। नेशनल, पहले उसका नाम न्यूपा था तो नीपा कर दिया गया, नई दिल्ली। पॉलिसी मेकिंग पे बहुत अच्छा काम होता है एजुकेशन के फील्ड में। और नाम सुना है आपने? IASE और CASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन एंड सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। केस बड़ौदा, जो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप थीसिस खोल के देखेंगे तो 95% वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, और बहुत हाईली क्वालिफाइड जो रिसर्च होती है
वो उसकी क्वालिटी वास्तव में आप देखेंगे थीसिस तो आपको पढ़ने से लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ये जो 3-4 मैंने इंस्टीट्यूट बताए, आपको जब आप रिसर्च करें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और JRF है तो पैसा मिल रहा है तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम CIE, नीपा, केस बड़ौदा और नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तब आपको एक अलग थीसिस देखने को मिलेगी, आपका एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड बनेगा कि किस तरीके से रिसर्च मुझे करनी चाहिए। और करनी है रिसर्च तो मैं कुछ टूल भी बताऊंगा, घर बैठे भी हो जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है, वेबसाइट्स पता है, आपको लिंक्स पता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारी थीसिस, बुक्स, जर्नल, सब कुछ, इंसाइक्लोपीडिया, इवन MB बुच का सर्वे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी अब नेट पे सारी डिजिटल फॉर्म में हो गया। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो टॉपिक सिलेक्शन से लेके कंक्लूजन तक हमें एक इंसाइट प्रदान करता है कि किस तरीके से हमें टॉपिक सिलेक्शन करना है, किस तरीके से हमें हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करना है, किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने हैं, किस तरीके से हमें सैम्पलिंग फ्रेम करनी है, किस तरीके से हमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है उनका प्रयोग करना है, और जो कंक्लूजन हमारे आए हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर सिर्फ सेकेंड चैप्टर न बन के हर फील्ड में, टॉपिक सिलेक्शन से लेके और कंक्लूजन तक, हर फील्ड में हमारी मदद करता है जाके। ये सिर्फ वो नहीं है जो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि सिर्फ सेकेंड चैप्टर लिख दिया हमारा काम हो गया। हाँ, अब बात आती है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना कितना चाहिए। जब आप सेकेंड चैप्टर लिख रहे हैं, आपके पास सपोज दैट 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। एटलीस्ट ये हम लोग कोशिश करते हैं कि PhD के टॉपिक में कम से कम 3 वेरिएबल्स जरूर हो। और मैंने आपको बताया कि आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि कम से कम अपनी रिसर्च में एक वेरिएबल पे जरूर टूल कंस्ट्रक्शन जरूर करें। तो जब हम 3 वेरिएबल हमारे पास होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम एक वेरिएबल पे 20 रिव्यू ऑफ लिटरेचर या 20 स्टडी कम से कम हमें करनी चाहिए। ये आइडियल्स है, ज़्यादा भी हो सकती है, कि कम से कम 20 होनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो एक वेरिएबल पर कम से कम 20 स्टडी हमें जरूर अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अब समस्या ये आती है कि आप थीसिस उठा के देखेंगे तो पता चला थीसिस तो अवार्ड 2018 में हो रही, 19 में हो रही, रिव्यू 1960 का लिखे हैं, 1970 का लिखे हैं, 1980 का लिखे हैं, 2000 का लिखे हैं, सन 2001 का। तो अच्छी थीसिस जो आप देखेंगे, जो क्राइटेरिया होता है कि रिव्यू 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी थीसिस 2025 में अवार्ड, आप सोच रहे हैं कि मैं 25 में अवार्ड कर दूंगा, तो आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो 2015 से पुराना नहीं होना चाहिए। 1-2 आप ले सकते हैं, 1-2 हो सकते हैं, लेकिन पता चला 25 में अवार्ड होने जा रही है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लेके आए 1960, 70, 80, 90, क्योंकि आपने थीसिस उठाई, उस पर जो लिखा हुआ था आपने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया। नया वर्ड आ गया, प्लेगरिज्म, सुना है? हाँ, तो विदाउट थीसिस में अगर 10% से ज़्यादा प्लेगरिज्म है तो वो आपकी थीसिस वापस हो जाएगी। और जब आप एज इट इज लिख देंगे उसको, तो वो जो सॉफ्टवेयर है टर्निटिन और उरकुंड, वो एक एक चीज़ पकड़ लेता कि आपने कहाँ से कॉपी किया, सोर्सेज क्या हैं आपके, एक एक चीज़ आपको बता देगा। आप किसी भी बुक से लिखे रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल लाइब्रेरी बनाई है, बहुत सारी बुक डिजिटलाइज हो गई हैं, तुरंत वो सॉफ्टवेयर पकड़ लेता, आपको बुक का नाम बता देगा, इस पेज नंबर से, इस पैराग्राफ से आपने ये चीज़ उठाई है। पूरी थीसिस का 15 से 20% रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। आप थीसिस लिख रहे हैं, अगर आपको 100% में डिवाइड करेंगे तो 15 से 20% पूरी थीसिस का। और सबसे ज़्यादा होना चाहिए 40% डिस्कशन, लेकिन डिस्कशन हम लोग सबसे कम रखते हैं। फॉरेन की थीसिस इसीलिए सबसे ज़्यादा आगे क्वालिटी इसलिए है कि वहाँ पे डिस्कशन जो पार्ट होता है वो 40% होता है, और हमारे यहाँ पहला चैप्टर 40%, डिस्कशन 10% और रिव्यू ऑफ लिटरेचर 30%। और 250 पेज की हमने थीसिस बना दी उसकी, 300 पेज की। तो डिस्कशन का पार्ट 40% होना चाहिए और रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो 15 to 20%। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और ये है कि सपोज दैट कि आप
2025 दिसंबर में अपनी थीसिस जमा करने वाले हैं, तो आप 6 मंथ पहले तक का रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसमें लिख सकते हैं। मतलब जून 2025 तक का रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें थीसिस में दे सकते हैं। अगर आप दिसंबर 2025 में अपनी थीसिस को जमा करने वाले हैं तो 6 मंथ पहले का रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें दिया जा सकता है। वो कभी भी ये नहीं कि उसका ये कॉन्सेप्ट नहीं कि रिव्यू ऑफ सेकेंड चैप्टर मैंने 2023 में लिखा था तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ, उसका जस्टिफिकेशन नहीं। कोई रिसर्च ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस और आपको मिला रिव्यू तो आपने उसको देखा और आपने उसकी अपनी रिसर्च में उसको कोट कर दिया। तो ये ध्यान रखें जब थीसिस लिखें तो 6 मंथ पहले जो आप जमा करने वाले हैं उससे पहले का रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप उसमें दे सकते हैं। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में कहें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, तो इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पब्लिश वर्क। हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और संश्लेषण कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, हम लोग अभी आगे बात करते हैं इस पे। बस जान लेते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से पर्टिकुलर फिनोमेना या टॉपिक पे जो काम हो चुका है उसको हम लोग रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारी स्टडी और जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या गैप रह गया है, वो सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक हो सकता है, थीम हो सकती है, फिनोमेना हो सकता है। मैंने तो जो थीसिस देखी है उनमें मूवी तक का रिव्यू ऑफ लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है। एक मूवी का भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर दे सकते हैं। कोई मूवी आपने देखी हो और वहाँ से आपने नोवेल आइडिया लिया कोई, तो यू कैन कोट दैट मूवी इन योर रिसर्च वर्क। तारे ज़मीन पर है, बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज़ हैं, अगर आपने देखी और आप वहाँ से कुछ रिव्यू किया तो आप अपनी उस थीसिस में उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को दे सकते हैं जाके। कुछ भी हो सकता है, बुक्स, जर्नल्स, मूवी, किसी से आपने वार्तालाप कर रहे हैं, आपने कन्वर्सेशन किया, तो एवरीथिंग यू कैन गिव इन योर रिसर्च। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या, तो अगर इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से देखेंगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, प्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन है और इवैल्यूएशन है। कि जो हम आपने थीसिस देखी है, जो आपने आर्टिकल देखा है, आपने उसको पूरा पढ़ा और उस पूरे पढ़ने के बाद आपने उस आर्टिकल का सिंथेसिस किया अपने वर्डों में, या उसको हम लोग क्या कहें कि पैराफ्रेज किया। ये बिल्कुल एज इट इज नहीं उतारना है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि कोई थीसिस हम लोगों को मिली तो उस थीसिस का तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने दे दिया, लेकिन उस थीसिस का ये मानसिकता बनी ना, काम कम करना पड़े, कम से कम करना पड़े। उसका सेकंड चैप्टर निकाला, उसने जो रिव्यू दिए थे वही रिव्यू हमने एज इट इज अपनी थीसिस में लिख लिए, तो वो पकड़ लेगा पूरा। जो उर्कुंड सॉफ्टवेयर है उसका नाम ओरिजिनल हो गया, तो जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो पकड़ लेगा और आपकी थीसिस में जो प्लेगरिज्म में जो सिमिलरिटी इंडेक्स है वो 10% से ज़्यादा हो जाएगा और वो थीसिस आपकी वापस हो जाएगी। तो ये हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, थीसिस को हमें देखना है और अपनी भाषा में उसको सिंथेसिस करके हमें उसका पूरा एक निचोड़ लिख देना है। उसमें हम उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं और उसका सिंथेसिस भी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के पीछे क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले अगर हम पॉइंट पे बात करें कि पहला पॉइंट है कि जो प्रीवियस रिसर्चेज हो चुकी हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर फिनोमिना पर, हम उन थीसिस को देखें और कोशिश करें उनमें जो गैप रह गया है, जो कमी रह गई है, या जो रिसर्चर रहा है उसने किस पर्सपेक्टिव से उस रिसर्च को देखा है, हमारा पर्सपेक्टिव जो हम लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए नाम उसका सर्च नहीं रखा गया। क्या रखा गया, रिसर्च। कि आपने जैसे ही समय बदला, सैंपल चेंज हुआ, आपका तुरंत कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप जो लखनऊ में स्टडी कर रहे हैं सेम वेरिएबल्स पे उसके रिजल्ट और आप एक जो कानपुर में स्टडी कर रहे हैं उसके रिजल्ट सेम हो। कोई कॉन्टेक्स्ट बदला, रिजल्ट सेम चेंज हो सकते हैं। shows how your study fill the gap। इसलिए भी करते हैं कि आपकी आप जो स्टडी कर रहे हैं वो जो रिसर्च गैप आपने आइडेंटिफाई कर रखा है उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप
अपनी स्टडी के द्वारा उस गैप को कैसे फिल कर पाते हैं। ये भी एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का वर्क होता है कि आपको जो कमी रह गई है स्टडी में प्रीवियस, उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं, आप कैसे अपनी स्टडी को उस प्रीवियस स्टडी से डिफर कर सकते हैं, जिससे एजुकेशन के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आप कुछ नया ऐड कर पाएँ। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि अपने यहाँ तो थीसिस जो है, रियलिटी कहा जाए तो संबंधों पे अवार्ड होती है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर बात करूं कि अगर 100 थीसिस एवेल्यूएट होने को आती है तो उसमें 95% थीसिस बिल्कुल कूड़ा करकट होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। और वो बस इसलिए कि आपकी थीसिस मेरे पास वैल्यूएट होने जाएगी, उस सुपरवाइजर की थीसिस उनके पास वैल्यूएट होने जाएगी, तो एक दूसरे का दूसरा काम है। अगर आप एक की रिवाइज कर देंगे तो हमारे स्टूडेंट की भी जाएगी, वो भी उसको रिजेक्ट कर देगा, तो फिर ये सब यही चलता रहेगा। तो इसीलिए तो और वहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो कल मैंने आपको उदाहरण दे रहा था कि उन्होंने कि स्केल बना रखा है और वो स्केल 10 पॉइंट्स का है। तो पहला उसमें क्वेश्चन होता है कि योर रिसर्च इज एबल टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपको सिर्फ हाँ या नहीं में उत्तर देना है। हाँ का मतलब 1 नंबर, नहीं का मतलब 0 नंबर। अगर आपके उस स्केल के 10 में से 6 मार्क्स आते हैं तभी आपकी थीसिस अवार्ड होने लायक है, नहीं तो नहीं है। और अच्छे प्रोफेसर तो क्या करते हैं, मैंने देखा है कि थीसिस को रिजेक्ट नहीं करते, कि रिजेक्ट कर देंगे आप, दूसरा यूनिवर्सिटी से दूसरा सुपरवाइजर अलॉट करा के अवार्ड करवा लेंगे, वो रिवीजन में डाल देते हैं क्वेरी लगा के। फिर अगर रिवीजन में डाल दिया तो आप उस थीसिस को दूसरा कि वो आपको सुधार करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान हमें रखनी चाहिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके कि हमारी जो स्टडी है, जो रिसर्च गैप रह गया उस रिसर्च गैप को फुलफिल करे। ये भी है कि ये भी है कि हमारी स्टडी किस तरीके से जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी है उनसे नोबल है। आप कोई फिलोसफिकल रिसर्च कर रहे हैं और वैल्यू पे जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, आजकल बहुत बर्निंग इशू है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो एजुकेशन में दिक्कत ये आई है कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन वैल्यूज़ खत्म होती चली जा रही हैं। चाहे वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बात करेंगे, 2 घंटे का बहुत एक लेक्चर देंगे, पता चलेगा कि शाम को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। सुनेगा ना उदाहरण आपने? हाँ, वो ये इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट आते रहते हैं। तो वैल्यू कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। वैल्यू इज नॉट टॉट, वैल्यू इज कॉट। वैल्यू को पढ़ाया नहीं जा सकता। हम किसी से बोलते ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, वो सबसे चीज़ पहले हमें वो चीज़ अपने अंदर उतारनी चाहिए, तभी हम स्टूडेंट्स को अच्छे से कह पाएंगे। और वैल्यू को डिमिनिश करने में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो कहीं ना कहीं मीडिया, टेलीविज़न, कहीं मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आपने पियाजे और की थ्योरी पढ़ रखी होगी। पियाजे और जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है पूरी क्वालिटेटिव रिसर्च पर बेस्ड है। उन्होंने क्वालिटेटिव रिसर्च किया और क्वालिटेटिव रिसर्च करके पूरा एनालिसिस दिया, जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से वो चीज़ संभव नहीं थी। तो मैं आपको जिस उदाहरण दे रहा था कि टीवी पर जैसे आप लोग एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं कि स्पेशली जब जैसे दीपावली आने वाली है, होली आने वाली है, एक एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें एक व्यक्ति होता है, वो अपनी माँ के साथ एक कार में बैठा हुआ जा रहा होता है। माँ उससे कह रही होती है कि बेटे से कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है और एक नया घर ले लो। देखा होगा आप लोगों ने द एडवर्टीजमेंट ऑफ होम लोन। उस छोटे से एडवर्टीजमेंट का क्या प्रभाव पड़ा? होम लोन वालों ने तो अपना काम कर दिया, पैसे मिले उनको, आ गया टीवी पे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या तो वही होती जा रही है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही है, कॉन्सेप्ट बना जाके। एक छोटा सा बच्चा एक वैज्ञानिक की तरह होता है, आप लोगों ने क्वोटेशन साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। वो छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करता है। वैसे जैसे आपको उदाहरण बता दूं, बच्चा जैसे गिर जाता है घर पे खेलते खेलते, उसको चोट लगी तो माँ आती है और उसको खड़ा करती है और उस चीज़ को मारने लगती है कि मैंने ना गाँव में या मैं चींटी मर गई, तो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि बच्चे के दिमाग में तुरंत स्टिक हुआ कि जो चीज़ चोट पहुंचाती है उसको मारना चाहिए। बहुत छोटी सी चीज़ है,
लेकिन इसको अगर एक पर्सपेक्टिव में देखें तो कितना बड़ा बच्चे की चीज़ को, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज ए साइंटिस्ट, हर चीज़ कहीं ना कहीं स्टिक करती है। एक मैं उदाहरण और आपको दे रहा हूँ इसका वैल्यू का। एक एग्जाम्पल, एक एडवर्टीजमेंट और आता है कॉलेज का, है एक सीन, और वो एडवर्टीजमेंट है पेप्सी का। उसमें एक एडवर्टीजमेंट लगा रहता है, उसमें एक प्रिंसिपल साहब खड़े रहते हैं और एक जो स्टूडेंट्स होता है नो कैप नो कोट ऐसे कुछ करके, तो वो पहले कैप उतारता है, फिर वो अपना शर्ट उतारता है, तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनको मना करते हैं, और हर उसका शायद वो टैगलाइन है, हर घूंट में स्वैग है, इसी करके ना, आप देखा होगा आप लोगों ने। पेप्सी ने तो एडवर्टीजमेंट बना दिया। आप जब मैं पढ़ता था, आप लोग पढ़ते होंगे, तो जब प्रिंसिपल कॉलेज में आ जाता था तो 3000 बच्चों के कॉलेज में ये पता नहीं चलता था कि बच्चे हैं भी कि नहीं हैं। आप उस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सोसाइटी में क्या शो करना चाहते हो, जो बच्चे देख रहे हैं उन पे इसका क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आपने ऑब्जर्व नहीं की। फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन मेंटलिटी ये बनी हुई है कि जब बस और ट्रेन में बैठते हैं कि कौन सी सीट खाली हो, कोई ना बैठा हुआ हो, और जो बैठा हुआ था तो ऐसी सीट चूज करते हैं विंडो वाली जिस पे कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो, कोई बैठा हुआ ना हो। कहाँ से सोशल एडजस्टमेंट, कहाँ से सोशलिटी आएगी? बहुत कहें कि सेंसिटिव मुद्दे हैं, बहुत देखने में बहुत छोटे लगते हैं। ये पेप्सी ने अपना काम कर दिया, उन्हें पैसा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वेब सीरीज हो, ये एडवर्टीजमेंट हो, मीडिया हो, कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड्स को कितना ज़्यादा स्टक कर रहे हैं, सोसाइटी हमारी किस तरफ जा रही है। दो लोग बात करते हैं आपस में, किसी के घर गए, आपने अपना फ़ोन निकाला, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, हाँ बस ठीक, ना आपने उसकी बात सुनी ना उसने अपनी बात सुनी। जी हाँ जी 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 जी। नहीं बताया ना, वो छोटी छोटी कितनी छोटी चीज़ है, उसको लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि बच्चों पर कितना बड़ा इफेक्ट डाल रही हैं। माना 3000 स्ट्रेंथ के कॉलेज में प्रिंसिपल जब आ जाता तो पता नहीं चलता था यहाँ पे एक भी स्टूडेंट है या नहीं है जाके। तो किस तरीके से हमारी वैल्यू डिमिनिश हो रही है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। दूसरा इसमें जो मैं बात कर रहा था, रिसर्च प्रॉब्लम पे बात हो चुकी है कि किस तरीके से टॉपिक को सेलेक्ट किया जाए, उसमें भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप जर्नल्स है, मीडिया है, आप किसी आप प्रोफेसर से भी बातचीत कर सकते हैं। तो और एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही आप प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, तो कहते हैं सर हमारा जो स्पेशलाइजेशन है या मेरी जो इच्छा है, मैं एजुकेशन साइकोलॉजी या फिलोसफिकल करूँगा। ठीक है आप करिए, लेकिन कल जब जॉब को जाते हैं, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपने पीएचडी कहाँ से की और आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है। फिर सारी बात आपसे पीएचडी से ही होती है। आपने फिलोसफिकल कर तो लिया, लेकिन उस जो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए उन पर किस तरीके का कोई टॉपिक और यूनिवर्सिटी ही समझ के वो समझ जाते हैं जाके। जैसे आप ही सिलेक्शन कमेटी में और एक बीएचयू से आ जाए और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी नेहरू ग्राम भारती या कहीं से, तो आप किसको सेलेक्ट करना पसंद करेंगे, वो जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड ये नहीं है कि आपका क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है टॉपिक सिलेक्शन में कि उस समय की डिमांड क्या है, किस तरीके के टॉपिक्स चलन में है और जिससे एजुकेशन के फील्ड में बेनिफिट हो। जो न्यू नॉलेज, न्यू कंस्ट्रक्शन थ्योरी, बिल्डिंग की बात करें, हमें ऐसे ही बर्निंग इशूज़ पे काम करना चाहिए। लगता है
इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके में नीड एंड सिग्निफिकेंस। ज़रूरत क्या है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। कुछ टेक्निकल बात भी है इसमें। सबसे पहली ये है कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हमें काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि ये इस टॉपिक को, इस वेरिएबल को मैं लेना चाह रहा हूँ, इस वेरिएबल को मेज़र करने के लिए क्या वास्तव में हमें टूल मिल पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम टॉपिक तो ले लेते हैं और टॉपिक वो जल्दबाजी में कहें या कहें कि 5 साल है, 5 साल में तो कर ही लेंगे, लेकिन समय निकलते पता नहीं चलता कब 5 साल निकल जाते हैं। या आपकी जॉब लग गई कहीं तो 1 साल प्रोबेशन पीरियड, आपको वर्क करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टॉपिक वही लें जहाँ पर जिसको हम लोग कर सकें। इसीलिए हम लोग रिसर्च में लिमिटेशन और डिलिमिट करते हैं। एक ही बात है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन इन रिसर्च। लिमिट करना, डिलिमिटेशन करना चाहिए, लिमिटेशन करना चाहिए। रिसर्च में हम लोग जब पहला चैप्टर लिखते हैं, आप लोग ये सिनॉप्सिस भी लिखेंगे, तो टॉपिक को डिलिमिट या और लिमिटेशन क्या होती है? नहीं, थीसिस में हमें लिमिटेशन लिखना चाहिए या डिलिमिटेड डिलिमिटेशन और डिलिमिट लिखना चाहिए? दोनों में डिफरेंस क्या है लिमिट और डिलिमिट में? रिसर्च में हम लोग डिलिमिट करते हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि वो चीज़ असंभव है, उस चीज़ को किया नहीं जा सकता। डिलिमिटेशन का मतलब है किया जा सकता है लेकिन हमने टाइम, मनी और एनर्जी को देखते वो चीज़ नहीं की। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है, 3 साल का है, समय भी कम है, आप डेटा ज़्यादा बढ़ा भी नहीं ले सकते, तो डिलिमिट करते हैं। लिमिटेशन का मतलब वो चीज़ नहीं की जा सकती, कंट्रोल में नहीं होती। डिलिमिटेड इसलिए करते हैं कि हम कर सकते थे लेकिन टाइम, मनी, एनर्जी को देखते हुए हमने वो चीज़ नहीं की। बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया, पता लगे 10 साल में उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास तो टाइम तो 5 ईयर ही है। तो इस फील्ड में भी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी मदद करता है कि कितना एरिया लेना चाहिए, कितना सैंपल लेना चाहिए। इस फील्ड में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी मदद करता है। पर्टिकुलर फिनोमिना या पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या वर्क किया जा चुका है, वो भी हमें जो इंसाइट मिलती है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिलती है। जब हम लोग थीसिस देखेंगे, नया टर्म आया है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे काफ़ी वर्क हो गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी वर्क हो गया है। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि पर्सनैलिटी तभी सही अच्छी है EQ प्लस IQ प्लस SQ। अभी तक किसकी बात हो रही थी? IQ और EQ की बात हो रही थी। अब EQ, IQ प्लस SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल कोसेंट जिसे भी कहें, तो नया टर्म है। तो ये जो इंसाइट आपको मिलेगा जब आप थीसिस पढ़ेंगे, आप वर्क देखेंगे किस तरीके का वर्क हो रहा है, वो उसको जाके हम लोग को इंसाइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मिलेगा। जो मैथडोलॉजी, हम लोग जो मेथड है रिसर्च मेथड, उसके लिए भी इंसाइट हमें रिसर्च मैथडोलॉजी से मिलता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल, पर्टिकुलर फिनोमिना को मेजर करने के लिए हमें किस तरीके के टूल्स की ज़रूरत है। अगर टूल्स हमारे पास अवेलेबल है सो बेटर, अगर नहीं है तो हम उस टूल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और टूल बनाने में मैंने कहा कि टूल बनाना अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपको उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स सेट करने पड़ते हैं। एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल की विशेषता ये होती है कि वो उसमें वैलिडिटी भी हो, रिलायबिलिटी भी हो और नॉर्म्स भी हो। तो नॉर्म्स डिसाइड करना और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, तो समस्या ये है कि हम लोग काम करना चाहते हैं लेकिन सहयोग नहीं मिलता। आप किसी कहीं भी कॉलेज में जाएंगे और आप 50 क्वेश्चनर देंगे,
20 ही आपको वापस मिलेंगे जब बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं। तो आपका भी मन होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ, और जो अब आप सामने भी भरवाएंगे तो वो भी बस टाइम पास करता है, यस नो उसने देखा भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, बस लगा दिया। तो आप रिसर्चर हैं तो आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, क्या टूल्स है, और टूल्स जो हैं वो वास्तव में क्या हमारे वेरिएबल को मेजर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इंटेलिजेंस का उदाहरण दिया, आपने वेरिएबल लिया और आप इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो 20-25 साल पहले इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जो टूल बनाया गया है, क्या वो प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है अप्रोप्रिएट होगा? नहीं होगा। उस समय पैमाना कुछ और था। उस समय क्या था कि एग्ज़ाम होता था और 100 क्वेश्चन आते थे, कोई टाइम ही नहीं था, आपने करके दे दिया, मार्क्स आपके हो गए, आ गए। समय बीता, उन्होंने कहा कि सिर्फ मार्क्स आने से नहीं, कितने कम समय में आप मार्क्स ला सकते हैं, तो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन लगा दिया। तो क्या जुड़ गया उसमें? स्पीड टेस्ट के साथ साथ पावर टेस्ट भी जुड़ गया कि आप कितने कम समय में 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। फिर अब नया पैमाना आ गया कि वो भी स्पीड टेस्ट भी है, पावर टेस्ट भी है, कि आप गलती कम से कम कितनी करते हैं। क्या लगा दी? माइनस मार्किंग। तो वो जो टेस्ट सिर्फ आपके मेमोरी लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया था, मुझे नहीं लगता वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहते हैं कि वो टूल एप्रोप्रिएट होगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो हमें इंसाइट कहाँ से मिलेगी? रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे, टूल्स देखेंगे, तो टूल्स के क्या डायमेंशंस थे, किन किन डायमेंशंस को वो मेजर कर रहा था। अगर भले ही वो इंटेलिजेंस का हो, लेकिन उस टूल को आप नहीं लगा सकते। कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं कि आपने जो टारगेट सैंपल ले रखा है वो आपका जो है वो स्नातक स्तर के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन लेवल के, लेकिन जो टूल अवेलेबल है वो स्टैंडर्डाइज किया गया 12th लेवल के स्टूडेंट्स पे। तो उस 12th लेवल के स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए जो टूल बनाया गया है, मुझे नहीं लगता वो टेक्निकली गलत है। आप अगर स्नातक स्तर के बच्चों पे या ग्रेजुएट लेवल के बच्चों पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फिर टूल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी हमें, आपको भाई टूल ऐसे आपको नहीं मिल पाएगा, वैसे आप मैनुअल लेंगे तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन है, प्रसाद साइको है, अंकुर साइकोलॉजिकल है, एनसीईआरटी का कैटलॉग्स है, बहुत सारे टूल्स कंपनी है जो टूल्स को क्रिएट करती हैं। लेकिन हाँ, थीसिस के 3rd चैप्टर में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, वहाँ आपको वो चीज़ एक आपको ग्लिम्स मिल जाएगी कि कम से कम मैनुअल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डायमेंशंस मिल जाएंगे कि इन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए ये डायमेंशन है और इसलिए टूल बनाया गया है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अच्छा। ये लास्ट है कि टू हैव टू नो योर स्टडी एड्स टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर। आप जो स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट आप महात्मा गांधी की कोई स्टडी आपने की, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता या उपाय देता। हजारों स्टडी हो चुकी है, मुझे लगता है लाखों में संख्या पहुंच गई होगी। जैसे मैं उदाहरण दिया, हिंदी वाले भी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कर रहे हैं, फिलॉसफी वाले भी कर रहे हैं, एजुकेशन वाले भी कर रहे हैं, गांधीयन स्टडीज़ अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ भी कर रहे हैं, वुमेन एजुकेशन वाले भी कर रहे हैं। तो आप उस गांधी जी के थॉट्स को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनके विचारों का पूरा इनपुट देखने को मिलता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्प्लॉयबिलिटी की बात करती है। बुनियादी तालीम क्या है गांधी जी की? अगर देखा जाए तो उस समय 1937 में उन्होंने वो दिया था, लेकिन अभी हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन वो है, एम्प्लॉयबिलिटी उसमें होनी चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, बेकार है। तो आज भी उनके विचार प्रासंगिक है। कहते हैं ना, मैं उदाहरण देता हूँ कि कितने भी हम लोग AI की बात कर ले, या हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने लगे एजुकेशन में, बिल्कुल इमर्जिंग टॉपिक है। आपने सोफिया का नाम सुना होगा, रोबोट है
और उसको नागरिकता भी मिली है, और वो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, वो वैसा ही लेक्चर डिलीवर करती है जैसा एक आम टीचर करता है जाके। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं समय ग्लोबलाइजेशन और रिसेंट ट्रेंड पे, लेकिन जब भी हमें कुछ काम या हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब भी हमें गांधी जी के तरीके को अपनाना पड़ता है, अनशन को अपनाना पड़ता है। अल्टीमेटली हम गांधीयन तरीके पे ही आते हैं कि अनशन करेंगे, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उसी तरीके से। तो किस तरीके से गांधी जी के जो विचार हैं आज भी रिलीवेंट है, बस उसका आपकी फिलोसफिकल इंसाइट क्या है, आपकी इंट्यूशन क्या है कि आप उस थॉट को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देख रहे हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो पूरा मैंने बताया ना इनपुट, पूरा बुनियादी तालीम जो है वो शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात करती है। गांधी जी का एक स्टेटमेंट उसमें जिसमें कोट करता हूँ कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमे के रूप में होना चाहिए, उन्होंने फेमस कहा है। तो अच्छी शिक्षा भी है, और मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा था, आप लोगों ने पढ़ी होगी, हु कैन विन, जीत आपकी। पढ़ी है आपने? शिव खेड़ा की किताब है, बहुत मोटिवेशनल बुक है, जीत आपकी। उसमें एक स्टेटमेंट था, शिक्षा के ऊपर था, और उसमें लिखा था कि अच्छी और सच्ची शिक्षा दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। अच्छी और सच्ची शिक्षा दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक अनपढ़ चोर जो है वो मालगाड़ी से सिर्फ सामान चुरा के ले जाएगा, लेकिन एक पढ़ा लिखा चोर होगा वो पूरी मालगाड़ी ले जाने की कोशिश करेगा। तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, पर्टिकुलर फिनोमिना को किस तरीके से देखते हैं, इसलिए इसका नाम रिसर्च है, सर्च नहीं है। एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है उस आपके पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक इन डेप्थ नॉलेज भी प्रदान करती है। किस तरीके से, जो मैंने बताया, किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, किस तरीके से थ्योरी इवॉल्व हो रही हैं, ये सारी जो नॉलेज है वो भी हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर के माध्यम से पता चलती है। आज मुझे 3:30 बजे खत्म भी करना है। ये एक प्रोसीजर है जो मैंने एक डायग्राम बनाया है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने रिसर्च प्रॉब्लम होती है। तो जब रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने, जो रिसर्च प्रॉब्लम आई, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया, और लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया और ये देखा कि जो जिसने रिसर्च की है, व्हाट आर द स्कॉलर सेइंग, कि वो रिसर्च का जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम कंपेयर व्हाट द अदर आर सेइंग, हम कंपेयर करते हैं उसको दूसरी रिसर्च से, और उन हमारी पर्टिकुलर, जैसे आपने कोई एक ऑब्जेक्टिव बनाया एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट वेरिएबल को लेके स्टडी रिव्यू कर रहे हैं, और जिस स्टडी को रिव्यू कर रहे हैं उसने आपकी स्टडी से इतर 2 वेरिएबल और ले रखे हैं। तो आप ये नहीं कि आप उसके जो 3 वेरिएबल है सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिखें, आपके वेरिएबल, आपका जो वेरिएबल जो उसकी स्टडी से मैच कर रहा है एडजस्टमेंट का, केवल उसके ही ऑब्जेक्टिव को हम लोग अपनी जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसको वहाँ पे कोट करना चाहिए। सारे वेरिएबल्स को नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो उसकी जो मैथडोलॉजी होती है, जो उसकी, जैसे हम लोग जिसको बॉडी पार्ट कहते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, और लास्ट में उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिख देंगे। प्रोसीजर हो गया ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंप्रहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, अप टू डेट, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेफरेंस जो है, रेफरेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है। जिससे मैंने बताया कि आजकल तो इतना ज़्यादा ई फॉर्म में थीसिस, कोरोना आया
तो कई यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन निकाल दिया कि जो वाइवा होगा वो ऑनलाइन होगा और जो थीसिस होगी वो उसको हार्ड कॉपी में ना भेज के सॉफ्ट कॉपी में यूनिवर्सिटी आप भेजेगी और जो रिपोर्ट होगी वो सुपरवाइजर लगा देगा। एक थीसिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेरे पास भी आई, ई फॉर्म में थी। तो मैंने सबसे पहले वही काम किया, मैंने उस थीसिस का सबसे लास्ट पेज निकाला और मैंने रेफरेंसेस देखे। चूँकि सॉफ्ट फॉर्म में थी तो पीडीएफ था, तो जब आप हम किसी वेबसाइट का लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, तो वेबसाइट का पूरा जो HTTP जो एड्रेस होता है वो उसको कॉपी करना पड़ता है पूरा। तो मैंने उसी पे क्लिक कर दिया कि ये जो वास्तव में सोर्स उसने दे रखा है एग्जिस्ट करता है या नहीं कर रहा है कि नहीं जाके। तो सॉफ्ट फॉर्म में थी, क्लिक करते गए तो जो सोर्सेज जो उसने लगाए थे वो सारे सोर्सेज खुलते रहे जाके। तो आप जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं उसका जरूर कंपलसरी है, उसका जो रेफरेंस है क्या है, बुक्स है, जर्नल्स है, विकिपीडिया है, वो हमें अनिवार्य रूप से अपनी बिब्लियोग्राफी में दे देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जब आप लोग वर्क करें तो अपना 6 फोल्डर बना लीजिए, काम करें। चैप्टर 1 का अलग फोल्डर, 2 का अलग फोल्डर या तो डेस्कटॉप में भी हो सकता है और एक हार्ड कॉपी में भी। जैसे चैप्टर आप 1 का फोल्डर बना लिया और आपसे उस वेरिएबल से रिलेटेड आपको कुछ मिला तो आपने तुरंत कहाँ से मिला, रेफरेंस वाली फाइल में फोल्डर में ले जाके आपने उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया, ये बुक है, ये पेज नंबर है, ये पैराग्राफ है और इस बुक से मुझे मिला। तो आप क्या होगा, बाद में लिखेंगे, फिर वो आप जब उसको एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे और आपको रेफरेंस नहीं मिला तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, फिर वो मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने जहाँ से लिया है उसका रेफरेंस प्रॉपर आपको बिब्लियोग्राफी में दे देना चाहिए। दोनों में मैम डिफरेंस होता है। थीसिस में हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं और रिसर्च पेपर में रेफरेंस लिखते हैं। कोई डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस? थीसिस में बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है और रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। जैसे आपने टॉपिक उठाया तो मुझे याद आ गया कि कम से कम आप लोग रिसर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ पता रहनी चाहिए। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में? ठीक बैठिए, सही बताया। इसको इस तरीके से कह सकते हैं अगर हम इसको करें, बिब्लियोग्राफी होती है वो ब्रॉड होती है और जो रेफरेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है, या बिब्लियोग्राफी के अंदर रेफरेंस इंक्लूड रहते हैं। बस ये डिफरेंस ये समझ लीजिए, बिब्लियोग्राफी में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमें कहीं से कोई ने किसी ने कुछ बात कही, हमें कहीं से कॉन्सेप्चुअल आइडिया मिला, कॉन्सेप्ट मैपिंग हमारी हुई, कोई मूवी देखी वहाँ से कुछ आइडिया मिला, हम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन रेफरेंस विल बी स्पेसिफिक, आपको पेज नंबर सारा सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपने कहाँ से लिया। तो जो रेफरेंस होता है वो स्पेसिफिक होता है। बिब्लियोग्राफी में आप कुछ भी कॉन्सेप्चुअल आइडिया कुछ भी दे सकते हैं। रिसर्च पेपर में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं, थीसिस में हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। नहीं, यूज आप आपने कहीं से कुछ आइडिया लिया है, किसी व्यक्ति से बातचीत की, वहाँ से आइडिया लिया है, तो आप उसको कहीं ना कहीं तो आपका आइडिया तो हाँ हाँ, कुछ भी सभी सभी सम्मिलित रहता है। हाँ, इसीलिए हाँ, रेफरेंस स्पेसिफिक होता है, आपको पेज नंबर तक मेंशन करना पड़ेगा। आपने कहीं से पीडीएफ लिया है तो उसका पूरा सोर्स, जो मैंने कहा पीडीएफ का कॉपी करके यूआरएल, वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। इट्स जो रेफरेंस है वो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाना चाहिए। सिस्टमेटिक वे क्या होगा आगे मैं बात करूंगा इस पे। किन किन चीज़ों में रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन पे बात हो चुकी है कि अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले सुपरवाइजर यही कहेगा रिव्यू करिए किस किस फील्ड में किस तरीके का वर्क हो चुका है और रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, किन किन टॉपिक पर वर्क किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर स्पेस है, संभावना है रिसर्च करने की। इससे मैंने आपको एक आइडिया बताया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इमर्जिंग एरिया है और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ज़रूरत सारी तो सबसे बड़ी बात है कि
आप बैंक से लेके हर फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रभावित कर दिया, और स्पेशली एजुकेशन के फील्ड को। ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने में हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर का प्रयोग करते हैं, हाइपोथेसिस के फॉर्मेशन में भी, रिसर्च मैथडोलॉजी में भी, और रिजल्ट्स में भी। अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा। आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं और आपने हाइपोथेसिस बनाई इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में पॉजिटिव कोरिलेशन, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच कोई भी सार्थक संबंध नहीं है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। मोस्टली हम लोग यही करते हैं, ज़्यादातर रिसर्च देखेंगे कि सारी नल हाइपोथेसिस बना देते हैं। अब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने गए तो 10 में से 8 स्टडी ऐसी मिलेंगी जो बताएंगी कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। 10 में से 8 स्टडी मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप हाइपोथेसिस वहाँ पे नल बनाए हुए हैं। कहते हैं 4 लोग कह रहे हैं, तो वो चीज़ समाज में भी होता है कि 4 लोग कह रहे हैं तो बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। तो 8 स्टडी ये कह रही है कि हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है, होता है, फिर भी आप वहाँ पे डायरेक्शनल की जगह नल हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं। आपको डायरेक्शनल बनानी चाहिए जब आप, इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है, स्टडी कह रही है कि ये ऐसा होता है, लेकिन आप वहाँ पे स्टडी को बेस ना बना के आपने सिर्फ इसलिए कि कहीं क्रॉस क्वेश्चन ना हो जाए, सारा नल बना दो। ये डायरेक्शनल बनाई तुरंत सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन होगा जो एग्जामिनर आएगा कि ये ही डायरेक्शनल क्यों बनाई जाएगी, और सारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए भी कोई। जबकि मैं सबसे पहला बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि रिसर्च में कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती, बस आपके पास जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए। अगर आप जस्टिफाई कर देते उस चीज़ को, आप सही है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ ना गलत है ना सही है, रिजल्ट कुछ भी आ सकते हैं। बस हो सकता है सैम्पलिंग एरर हो इसलिए रिजल्ट आ रहे हो। आपने भले को आपने स्टेटा किया, आपने रैंडमाइजेशन किया, लेकिन आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव ना रहा हो, संयोग बस सैंपलिंग एरर हो सकती है। डेटा में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा एनालिसिस में भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज़्यादा हेल्प प्रदान करती है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा एनालिसिस की बात आती है, तो विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ डेटा हम तुरंत उसमें 2 ग्रुप के बीच डिफरेंस देखना हो, तुरंत बिना देखे टी टेस्ट लगा देते हैं। जबकि सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमें सबसे पहले डेटा की नेचर देखनी चाहिए। डेटा में नॉर्मलिटी नहीं है, आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते। आपको नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जाना चाहिए, आपको मॉन विटनी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नॉर्मलिटी हमने चेक नहीं की, वो लगा दिया, गलत है। तो एक रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो उसके अंदर वो क्वालिटी हो कि वो देखे, डेटा की नेचर देखे। एक मैं आपको एक प्रोवर्ब दे रहा हूँ, एक पैराडॉक्स है, डेटा कलेक्शन से ही रिलेटेड है। एक गुफा है और गुफा में 8 लोग हैं, ABCDEFG, कुछ भी नाम हो सकते हैं, और एज ए रिसर्चर आपको उन 8 लोगों को रेस्क्यू करना है। मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे ग्रुप बना दिए। तो एज ए रिसर्चर मैं इसको, और हाँ एक कंडीशन ये भी है कि आपको गुफा में इंफॉर्मेशन है कि कौन सा व्यक्ति किस पोजीशन में है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई या आपको पता चली। तो उन 8 व्यक्तियों को रेस्क्यू करते समय हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस व्यक्ति को सबसे पहला रेस्क्यू करेंगे। मैं आपको जस्ट 1 मिनट सोचने के लिए देता हूं, आप लोग सोचिए और ये बताइए कि किस व्यक्ति को सबसे पहले हमें रेस्क्यू करना चाहिए। 8 लोग हैं उस गुफा में और वो फंस गए हैं, आपको उसको रेस्क्यू करना है। जस्ट 1 मिनट, आप 1 मिनट का समय ले सकते हो, सोचिए कि किस व्यक्ति को हम सबसे पहले रेस्क्यू करना चाहिए, कैसे रेस्क्यू करना चाहिए। 8 लोग हैं,
मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया, कॉन्टेक्स्ट ये दिया कि एज ए रिसर्चर आपको देखना है और आपको डेटा एनालिसिस की दृष्टि से एज ए आप कह सकते हैं रिसर्चर, एक रिसर्चर के अंदर क्वालिटी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अंदर एवेल्यूएशन पावर, ये सारी सब क्वालिटी होनी चाहिए एक रिसर्चर के अंदर। सबसे बड़ी मानसिक योग्यता क्या होती है व्यक्ति के अंदर? ऐसे साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा मेंटल एबिलिटीज होती हैं हर व्यक्ति के अंदर। तो सबसे उच्च मानसिक योग्यता, किस मानसिक योग्यता को सबसे उच्च मानसिक योग्यता कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिसीजन मेकिंग नहीं होती, क्विक डिसीजन मेकिंग। दोनों होती हैं, कहेंगे क्विक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इवेल्युएशन भी होता है, मूल्यांकन करना भी। तो आपको एज ए रिसर्चर आपके अंदर मान के चल रहा हूँ ये सारी मेंटल एबिलिटीज हैं और आपको उस केप का एनालिसिस करना और किस व्यक्ति को आप सबसे पहले रेस्क्यू करेंगे। रिसर्चर, हाँ, आपको सिचुएशन अंदर की पता है कि केप के बाहर है, रेस्क्यू करना, रेस्क्यू तो बाहर रह के किया जा सकता है। जो सबसे पहले दिखेगा, जो सबसे, हाँ अभी बस अब देखिए, हाँ सबसे पहले मुझे जो लग रहा है, सबसे पहले जब उसको पोजीशन पता है तो भी जानने की कोशिश करेगा कि बीच में सबसे व्यक्ति कौन है जिसकी पहुंच सारे व्यक्ति तक है, जिसे हम लोग मीन कहते हैं या मीडियन जिसे कहें जाके। अगर अब मैंने कहना मैं कॉन्टेक्स्ट दे दिया ना, डेटा एनालिसिस की दृष्टि से कहें तो जो बीच वाला आदमी होगा उसको सबसे लास्ट वाले की भी पोजीशन पता होगी और सबसे पहले वाले की भी पोजीशन पता होगी। वो जब बाहर आ जाएगा तो वो जो बाहर रेस्क्यू करने वाले हैं उनको बता पाएगा कि कौन सबसे लास्ट में है, कौन किस अवस्था में, क्योंकि उसकी अगर सबसे पहले वाले को निकाल लेंगे तो सबसे लास्ट में वो नहीं बता पाएगा उसके बारे में। लेकिन जो बीच में है, मीन में है, उसको सारे, क्योंकि वो बीच में है, उसको सबसे पहले वाले की भी और सबसे लास्ट वाले की, इसलिए मीन को सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। नहीं, मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया था, मैंने कहा था एज ए रिसर्चर डेटा एनालिसिस की दृष्टि से मैंने ये बात बोल दी, मैंने आप लोगों को बोल दिया था। क्या? नहीं, वो मीन वाला रियल सिचुएशन बाहर से देखने में, रियल सिचुएशन जो बीच में है वही बता पाएगा, मीन वाला ही बता पाएगा कि सबसे ज्यादा वो निकल आया कि सबसे पहले सहायता की जरूरत किसको है, क्योंकि उसकी पहुंच में दोनों तरफ पहुंच के लोग हैं जाके। पहले वाला व्यक्ति 8वें वाले व्यक्ति के बारे में उतना ज्यादा सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा जितना मीन में जो व्यक्ति होगा वो दे पाएगा जाके। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट पहले ही बता दिया था। ठीक, जब मैं डेटा एनालिसिस पढ़ाता हूँ तो इस तरीके के उदाहरण है काफी मेरे पास। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बोर हो रहे बता दीजिए, मैं वहीं कुछ कर दूंगा। तो आज हम प्लानिंग करते हैं, रिव्यू की इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि सबसे पहले हम लोग जब रिव्यू लिखते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक चूज, हमने टॉपिक हमारा सेलेक्ट हो गया, हम रिव्यू में जा रहे हैं। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद
हमें डेटाबेस को आइडेंटिफाई करना होगा। हम थीसिस में रिव्यू करेंगे, हम इंटरनेट पर जाएंगे, जर्नल्स में जाएंगे, इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे या किसी से वार्तालाप करेंगे। तो जब हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम लोग डेटाबेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और डेटाबेस को जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे फिर हम जो हमारे पास जो रिव्यू है उसको हम लोग रिफाइन करेंगे। रिफाइन का मतलब हमारे लिए जो उपयोगी सूचना है, जो वेरिएबल हमारे लिए उपयुक्त है, सारे वेरिएबल नहीं, हमें सिर्फ डिसीजन कैरियर डिसीजन मेकिंग, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड इस पे अभी इस समय काम चल रहा है, कैरियर डिसीजन मेकिंग और कैरियर प्रेफरेंस। या आप लोग, मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि जब ये बीएड की क्लास में जाता हूँ तो 100 में से करीब 30-40 बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो बीटेक, एमबीए, बीसीए, एमसीए करके आए हुए होते हैं। मैं प्रश्न करता हूँ कि आपने इतना 3-4 लाख रुपए खत्म कर दिया, बीसीए एमसीए में आपको इसी तरफ आना था तो बीएड पहले ही कर लिया होता। पैसे की बात नहीं, अपने अपनी लाइफ के जो 4 साल गोल्डन ईयर थे वो भी आपने गवा दिया, समय भी गवा दिया। तो वाई दे हैव चेंज देयर कैरियर प्रेफरेंस? कैरियर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जैसा पिताजी ने कहा कि हाँ उनका लड़का भी बीटेक कर रहा है, तुम्हें भी करना है जाके। तो जिस तरीके से आप रिफाइन करेंगे इसको, और उसके बाद उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, विश्लेषित कर देते हैं कि उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या उसके उस वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में क्या रिजल्ट रहा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल, उस पर्टिकुलर फिनोमेना या उस पर्टिकुलर फील्ड में। और लास्ट में हम लोग रिव्यू लिख देते हैं। ये एक रिव्यू लिखने का एक तरीका है। अब रिव्यू के पार्ट क्या होते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि 3 पार्ट बोलते हैं। एक तो बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड इज बॉडी पार्ट एंड थर्ड इज कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज आ जाएंगी? ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो वेरिएबल ले रखा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और नोट कर लेंगे उसी पर्टिकुलर, क्योंकि 4 वेरिएबल है, चारों वेरिएबल को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर थीम, उस पर्टिकुलर फिनोमेना को का रिव्यू करना है जाके कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल क्या कह रहा है। और फिर बॉडी पार्ट में उसके मेथोडोलॉजी, कौन सा टूल उसने यूज किया, कौन सी सैंपलिंग टेक्निक उसने यूज की, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक उसने यूज की, वो आ जाएगा बॉडी पार्ट में। सैंपलिंग टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक और मेथोडोलॉजी। टूल हो सकता है, टूल हो जाएगा उसमें, किस तरीके से सैंपल ड्रॉ किया, ये सारी चीज आपके बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगी। और लास्ट में कंक्लूजन जो पार्ट होता है उसमें उसने इन मेथड का प्रयोग करके क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, उस पर्टिकुलर फिनोमिना, उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड क्या कंक्लूजन आया, वो हम जब पूरा फ्रेम कर लेंगे तब हमारा एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें कि बहुत सारा आपके पास ऑब्जेक्टिव्स मटेरियल है, वो वेस्ट निकल गया और आपका जो काम का है वो आपने उससे आइडेंटिफाई कर लिया। पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए जो मेथड अपनाया गया, चाहे वो सैम्पलिंग प्रोसीजर हो, स्टैटिस्टिकल टूल हो, टेक्निक्स हो, और उस पर्टिकुलर फिनोमिना या वेरिएबल से रिलेटेड जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमारे काम का है, वो हमने ड्रॉ कर लिया। ये तो मैंने चलो उसको बता दिया। सारी स्लाइड दिखाना मुश्किल है अब, इम्पोर्टेंट सो ये इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको कोशिश करिएगा कि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्स क्या होते हैं कि आपको ये काम करना है। आपके सिनॉप्सिस में भी आपके रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे यार, और जब आप लोग थीसिस करने जाएंगे तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, कहाँ से हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, किन किन सोर्सेज से।
थीसिस है हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, एजुकेशनल सर्वे हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, कॉन्फ्रेंस पेपर, मैगजीन्स, वेब सर्च। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, जिसकी आपका सिलेबस में भी है कि इंटरनेट से हम किस तरीके से रिव्यू आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करना होता है हम लोग सबसे पहले गूगल का प्रयोग करते हैं। मोस्टली गूगल पे आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा। गूगल पे जैसे आप गूगल खोलेंगे तो दो ऑप्शंस आते हैं, एक गूगल सर्च और एक बटन होता है आई एम फीलिंग लकी। किसी ने यूज किया? क्या मतलब होता है उसका? सर्च पे तो हम लोग कई बार लाखों हजारों बार क्लिक कर चुके होंगे। दो ऑप्शंस आते हैं, सर्च और उसके बाद में आई एम फीलिंग लकी। देखा है? डेस्कटॉप वर्जन पे खोलेंगे तब वो दिखेगा, वेबसाइट में नहीं। डेस्कटॉप वर्जन पे खोलेंगे उसको तो एक सर्च का ऑप्शन आएगा, एक आएगा आई एम फीलिंग लकी। तो रिव्यू के लिए सबसे पहले ये कुछ मैंने ले रखे हैं, तो हम लोग गूगल का इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन एक गूगल स्कॉलर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जहां पर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को सर्च कर सकते हैं। उस गूगल स्कॉलर्स में हमें उस पर्टिकुलर फिनोमिना या टॉपिक से रिलेटेड बुक्स भी मिल जाएगी, रिसर्च पेपर भी मिल जाएगा, कुछ थीमेटिक पेपर भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, सेमिनार प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। वो हमें डेटा या वो जो पेपर पर्टिकुलर है वो हमें उस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से मिल जाएगा। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, याहू है, गूगल है, एमएसएन है, लाइकोस है, वेब क्रॉलर है, अल्टा विस्टा, एक्साइट, ये सारे सर्च इंजन के नाम हैं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है। हाँ, जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड करें, इंटरनेशनल स्टडी और नेशनल स्टडी। ये बहुत जरूरी होता है अच्छी रिसर्चेज में। ये सिर्फ नहीं, हम अपनी रिसर्च को सिर्फ इंडियन रिसर्चेस ना देखें, इंडियन पेपर्स ना देखें, हम अपनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक इंटरनेशनल स्टडीज और दूसरा नेशनल स्टडी। जो इंटरनेशनल स्टडी हुई है, इंटरनेशनल जर्नल्स जो है उनमें। एरिक एक सर्च इंजन है और जो एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे पेपर मिलेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एरिक खोलेंगे, आप अपना कीवर्ड डालेंगे वेबसाइट पे और उस एरिक से रिलेटेड बहुत सारे रिफ्लेक्सेस, बहुत सारे पेपर, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, वो सारे आपको ओपन होके आ जाएंगे और उसको आप डाउनलोड करके उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लिख सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए, नेशनल भी होंगे लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्स जब आपको आइडेंटिफाई करना है, पेपर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, तब आप उसको एरिक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके का होम पेज खुल के आएगा इसका एरिक का। प्रोक्वेस्ट एक वेबसाइट है प्रोस्ली, जो जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिजर्टेशन और थीसिस का कलेक्शन है। थाउजेंड्स ऑफ थीसिस आर अवेलेबल इन द प्रोक्वेस्ट। ये डेटाबेस इस तरीके का, इसकी स्क्रीन होती है इस तरीके से। हम उसको अपना कीवर्ड डालेंगे वेरिएबल का और उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड हम लोग रिसर्च पेपर या बुक्स उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डेलनेट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये इनफ्लिपनेट का एक प्रोवाइडर है। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे डेलनेट का पासवर्ड आप उनसे मांगिए और डेलनेट में बहुत सारी थीसिस बुक्स आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप नहीं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है। वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है http.delnet.in। आप उसको खोलेंगे और सेंट्रल लाइब्रेरी में हमें लगता है इसका एक्सेस होगा। डेलनेट पे आपको रिसर्च पेपर, थीसिस, बुक्स आपको मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर फील्ड की। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारी जो मैंने बताया था कि लाखों बुक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट के तहत सारे बुक्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है। वो आपको फ्री ऑफ अकाउंट बनाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ बुक्स है, रिसर्च पेपर है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी।
ये एक अभी लेटेस्ट में ही मुझे लिंक मिला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो लोग लखनऊ के होंगे जानते होंगे, कैसरबाग पे एक लाइब्रेरी है अमीरुद्दौला, उस पूरी लाइब्रेरी को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटलाइज कर दिया। ये उसकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप उनसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। ये NMEICT प्रोजेक्ट है, नेशनल मिशन ऑफ ऑन एजुकेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। NMEICT MHRD का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पेपर्स वगैरह मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ई सोच सिंधु, ये भी इन्फ्लिबनेट का एक एजेंसी है, प्रोवाइडर है, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जर्नल्स, बुक्स, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन इंडेक्स, डेटाबेस बहुत ज़्यादा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपनी यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज अ जर्नल, शोध पत्रिका जिसे हम लोग बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। एक प्रश्न मेरा आप लोगों से बस नॉर्मल सा प्रश्न होगा, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बिटवीन बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन? तीनों आपके सामने, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कौन सी मैगजीन है, कौन सा जर्नल है, कौन सी बुक्स है। जर्नल में ISSN नंबर, बुक्स का क्या होता है? ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और मैगजीन, फिर अब चलो बुक्स का तो ISBN हो गया, लेकिन एक मैगजीन रखी है आपके सामने, एक जर्नल रखा है, शोध पत्रिका, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? मैगजीन में होता है कुछ मैगजीन का, भी मैं उदाहरण दूंगा। कुरुक्षेत्र योजना देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुरुक्षेत्र और योजना जो पत्रिका आती है, योजना, वो जर्नल है या मैगजीन है? उस पर ISSN नंबर पड़ा होता है, आप डाउनलोड करके देखिएगा, ISSN नंबर उस पर पड़ा रहता है। तो मैगजीन में RNI नंबर होता है, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, क्या RNI नंबर बोला जाता है उसको, मैगजीन में RNI नंबर पड़ा रहता है। योजना कुरुक्षेत्र के पास RNI नंबर भी है और ISSN नंबर भी है। जर्नल में जो ISSN नंबर होता है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये बहुत मैंने टाइप्स लिखे हैं। ABDC जर्नल्स होते हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास जर्नल्स होते हैं, जहाँ पे पेपर्स छपना बहुत बड़ा, प्रिंट होना बहुत बड़ा टास्क है, 2 साल लग जाते हैं रिव्यू पे रिव्यू, और आपको ये मॉडिफिकेशन करना है, तो एक पेपर छपने में कम से कम 2 साल का, 2 से 3 साल का वक्त लगता है। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल, ABDC का फुल फॉर्म है, वर्ल्ड के हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं। स्कोपस आपने सुन रखा होगा, क्या होता है स्कोपस? स्कोपस भी हाई क्वालिटी जर्नल्स का डेटाबेस है, और वर्ल्ड के जो हाई क्वालिटी, जैसे जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, अगर एजुकेशन के फील्ड में कहा जाए तो जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन स्कोपस का जर्नल है, जहाँ पे पेपर छपने के लिए 3-3 साल वेट करना पड़ता है। और हमने कहा ना कि इवन ए सिंगल वर्ड यू कैन नॉट राइट विदाउट रेफरेंसेस। अगर आपने एक वर्ड लिखा है कि इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री, तो आपको उसके पीछे रेफरेंस देना पड़ेगा, हर लाइन के पीछे रेफरेंस। वो इस तरीके का उनका क्वालिटेटिव वर्क होता है, तभी वो लोग वहाँ पे पेपर पब्लिश करते हैं। स्कोपस जर्नल है, उनका डेटाबेस होता है। UGC केयर जर्नल आपने सुना होगा, UGC ने जर्नल्स की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक लिस्ट निकाली है, जिसको हम लोग UGC केयर बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। UGC केयर की लिस्ट है, और उस लिस्ट में बहुत सारे जर्नल इंक्लूड शामिल किए जाते हैं, और वो जो लिस्ट होती है हर 3-3 महीने बाद अपडेट होती रहती है। जर्नल्स कुछ इन होते रहते हैं, कुछ आउट होते रहते हैं, उनका इस क्राइटेरिया है। ये जर्नल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरा जर्नल है, शिक्षा शोध मंथन।
जिसका मैं करीब 6 साल से चीफ एडिटर हूँ, और पहले यूजीसी की लिस्ट में था, इस समय यूजीसी की लिस्ट में नहीं है, इट्स पीयर रिव्यूड जर्नल। एंड 5.319 इज इम्पैक्ट फैक्टर। इसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, मैं सिर्फ एजुकेशन के ही पेपर लेता हूँ, दूसरी फील्ड के नहीं, क्योंकि जो इसका ISSN नंबर है वो एजुकेशन का है। मैं दूसरी डिसिप्लिन के छाप देता हूँ, लेकिन उस पेपर का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होना चाहिए। सोशोलॉजी के बहुत सारे पेपर्स मेरे पास आते हैं, तो मैं कहता हूँ आप लिखिए, ह्यूमन एजुकेशन पे लिखिए, चाइल्ड राइट्स पे लिखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे लिखिए। नहीं, आपका वो काउंट होगा, नहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसका नंबर आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो आपका करेगा जाके। पीयर रिव्यू जर्नल होते हैं, वो भी मान्य है रिक्रूटमेंट में। पीयर रिव्यू का मतलब है कि जो पेपर आते हैं वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू कराए जाते हैं। जैसे एक एक्सपर्ट को मैंने, हमारा पीयर रिव्यू, जैसे मेरे पास कोई पेपर आता है तो प्रीमा फेसिया मैं देख लेता हूँ कि छपने लायक है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड बना हुआ है, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ सारे जर्नल्स को। फिर जब वो वहाँ से रिपोर्ट लग के आ जाती है, मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ ऑथर को, उससे कहता हूँ आप ये सुधार हमारे पीयर रिव्यू टीम ने दिया, इस पर करिए। फिर मैं दूसरे एक्सपर्ट को भेजता हूँ। जब 2 से क्लियर हो जाता है, तब मैं फाइनली उसको अलाउ करता हूँ छपने के लिए। ये पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। ओपन एक्सेस जर्नल जो पेड नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। हाँ, दो पेपर आपका यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस क्या कहता है, डिपेंड ऑन द ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी की। अब अभी 15 जो लोग 12 में एडमिशन लिए हुए हैं, अब उनसे कहा जाए कि बस सर 5 मिनट बस, तो जैसे उनसे कहा जाए कि आपको यूजीसी केयर में कराना है, तो वो उनका तो वही रेगुलेशन फॉलो होगा। उस समय यूजीसी जो केयर लिस्ट थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ये 19 में आई है एग्जिस्टेंस में। तो आपका ऑर्डिनेंस में क्या मेंशन है इस समय? तो मेंशन है 2 पेपर रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, और 2 सेमिनार। वो इस समय जो रेगुलेशन 18 है उसमें यही लिखा हुआ है। सेज जर्नल्स हैं, हाई क्वालिटी जर्नल्स होते हैं स्कोपस की तरह ही, और टेलर और फ्रांसिस जर्नल, ये कुछ जर्नल्स के नाम है जो इंडिया के कायम में। भारतीय आधुनिक शिक्षा, इंडियन एजुकेशन रिव्यू, ये सारे एनसीईआरटी के जर्नल्स हैं, जहाँ पर पेपर छपना अपने आप में एक बहुत रेप्यूटेड माना जाता है। जैसे भारतीय आधुनिक शिक्षा है, इंडियन एजुकेशन रिव्यू है, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षण, सारे जो है वो एनसीईआरटी के जर्नल्स हैं। न्यूपा भी अपना जर्नल्स निकालते हैं, एनसीटी निकालता था पहले, जिसका नाम अनिवेशिका था, वो उन्होंने बंद कर दिया है अब। वेब्स ऑफ साइंस, वो साइंस में होते हैं। हाँ हाँ, ये कुछ थीसिस के लिए जो आप लोगों को पता होगा, शोध गंगा एक पोर्टल है। शोध गंगा से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप थीसिस को डाउनलोड करके आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, मुझे याद आ रही है, आप अपनी थीसिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते समय ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एजुकेशन के ही थीसिस और जर्नल्स का आप रिव्यू ना करें। आप इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की थीसिस पे भी जा सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी वेरिएबल्स पे काम होता है, मैनेजमेंट में भी वेरिएबल्स पे काम होता है, सोशोलॉजी में भी वेरिएबल्स पे काम होता है। तो आप कुछ थीसिस साइकोलॉजी की, कुछ थीसिस सोशोलॉजी की, कुछ थीसिस मैनेजमेंट की, इस तरीके से रिव्यू करते हैं। जब डाइवर्सिटी रहती है, तो जब आप डाइवर्सिटी रहेगी तो पीछे आप रेफरेंस बिब्लियोग्राफी में मेंशन भी करेंगे। तो जब आपकी थीसिस एवेल्यूएट होने जाएगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से आपने प्रत्येक डिसिप्लिन में जाके आपने स्टडी की है, तो उसका एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि सिर्फ आप एजुकेशन की फील्ड में नहीं, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन आपने स्टडी की है। तो हर फील्ड की, क्योंकि अब आपको कहीं जाना नहीं है, शोध गंगा पे सारी डिसिप्लिन की थीसिस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और आप उसको अपनी थीसिस में कोट कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे अच्छा टॉपिक आज, हाँ नहीं, आपका तर्क सही है, लेकिन आजकल इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो एजुकेशन के साथ साथ सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट को भी टच करे। ये आगे तो पुराने लोग थे वो लगा देते हैं क्वेरी, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस बात को अप्रिसिएट करते हैं कि आपने
आपने डिफरेंट फील्ड में जाके भी रिव्यू किया, आपने चीज़ों को देखा है, आपने दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन और सोसाइटी दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने किसी भी फिनोमिना को देख रहे हैं लेकिन उसका सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, सोसाइटी के लिए भी यूजफुल नहीं है, तो फिर वो चीज़ बेकार है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करी गई है उसमें, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी। एक मिनट में कुछ दिखाना चाह रहा था, एक और, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल सर्वे, आपने एमबी बुच का नाम सुना होगा, और एमबी बुच जो थे वो केस बड़ौदा में काम करते थे। आपने पासी सर का नाम सुना है, प्रोफेसर बी के पासी? कौन थे? माइक्रो टीचिंग के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से उनका एक्सपायर हो गया। मैं सर से कई बार मिला, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी के थे और डायलॉग मेथड के जनक माने जाते हैं। डायलॉग मेथड के कि किस तरीके से डायलॉग करके चीज़ों को समझा जा सकता है, डायलॉग मेथड के जनक माने जाते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक भी प्रोफेसर बी के पासी को कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया। जो कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोफेसर बी के पासी ने ही दिया। प्रोफेसर बी के पासी और प्रोफेसर यूसी वशिष्ठ दोनों एक ही समय इंदौर यूनिवर्सिटी में एक ही साथ प्रोफेसर्स रहे। सर लखनऊ चले आए, वो इंदौर यूनिवर्सिटी में ही बने रहे, और यूसी वशिष्ठ सर ने प्रोफेसर पासी सर के अंडर में ही पीएचडी की, तो उनके गुरु भी रहे हैं और उनके साथ में कलीग भी रहे हैं। तो अच्छा अच्छा, कहाँ से मैम, आप किस कॉलेज से? अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल रिसर्च बहुत अच्छा कराते हैं, और आप उनकी थीसिस देखेंगे डिफरेंट काम कराते हैं। सर्चिंग फॉर द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, वो उन्हीं के अंडर में एक हमारे फ्रेंड ने काम किया, सर्चिंग ऑफ आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उसी में कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर पास्ट की यूनिवर्सिटी प्रेजेंट की यूनिवर्सिटी से किस तरीके से डिफरेंट है, तो उनका एक अलग अप्रोच रहता है। तो एजुकेशनल सर्वे है, इसकी वेबसाइट आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे सर्वे एनसीईआरटी ने इस सर्वे को डिजिटल फॉर्म में कर दिया है, और आप इस वेबसाइट पे जाके उसको कर सकते हैं। डीएन सेंसनवाल सर का नाम सुना आपने? प्रोफेसर डीएन सेंसनवाल। अच्छा अच्छा, आपने वो वर्कशॉप देखी होगी रिसर्च मैथडोलॉजी पे उनकी। http://osre.ncrt, आप एनसीईआरटी और कीवर्ड डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो सारे एजुकेशनल सर्वे हैं वो यहाँ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। पहले आपको जाना पड़ता था लाइब्रेरी में, तो जब वो साहब इसको देख रहे थे 5th सर्वे तक, तो डीएन सेंसनवाल सर को ये काम दे दिया गया कि आप आगे चूंकि 5th सर्वे हो चुके हैं उसका आप काम देखेंगे। लेकिन अब भी चूंकि वो बहुत ज़्यादा रिटायर हो गए हैं, इतना ज़्यादा नहीं वर्क कर पाते, तो एनसीईआरटी ने इस एजुकेशनल सर्वे का काम अपने अंडर में ले लिया है। और अगर आप पीएचडी हैं और आप इस पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी थीसिस के ऑब्जेक्टिव्स और कंक्लूजन को आप सबमिट करिएगा, तो आपकी थीसिस की भी इस एमबी बुच सर्वे में रिफ्लेक्ट करने लगेगी। उनकी टीम होती है, वो टीम पूरा देखेगी, वास्तव में जेन्युइन है तो वो आप थीसिस आपकी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी बुच के सर्वे में, ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का काम एनसीईआरटी ने अपने खुद हाथ में ले लिया है। इससे पहले सेंसनवाल सर देख रहे थे, उससे पहले एमबी बुच पासी साहब देख रहे थे। हाँ, एसपीएसएस का बहुत, अभी भी 70 साल की एज है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, मोटिवेशन उनको देखने से मिलता है कि लगता ही नहीं कि अभी भी रिटायर हो गए हैं। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। रेफरीड जर्नल की विशेषता ये होती है कि रेफरीड बाय ए प्रोफेसर। पीयर रिव्यूड बोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन रेफरीड बोर्ड में सिर्फ प्रोफेसर ही होगा। उस पर उस जर्नल के पर्टिकुलर जर्नल के फ्रंट पेज पे वो लिखा होगा पीयर रिव्यू है, रेफरीड है, यूजीसी केयर है, कैसा है। सर छोड़ दिया, भेज दीजिए, ठीक है सर।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना